हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन आई का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद हमारे सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ नोट्स की लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, जिससे करके एग्जाम टाइम पे वापस से हमें ये वीडियो की देखने की जरूरत ना पड़े। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो होता है बोर्ड एग्जाम का वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई जब भी पूछा जाए हमें, तो हमें किस तरीके से लिख के आना है वो सारी बातें बोर्ड पे लिखी है, और ऐसा कुछ डायग्राम हमें बना के आना है। ये डायग्राम के अंदर हमें नेमिंग करके आना है, और हर एक पार्ट जो ह्यूमन आई का होता है उसके बारे में 1 से 2 सेंटेंस लिख के आने जरूरी है जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया हम देख सकते हैं, जो बाहर का पार्ट है, ये जो बाहर का पार्ट है पूरा, उसे कॉर्निया बोलते हैं। अब कॉर्निया के बारे में हम क्या लिखेंगे कि जो भी लाइट है जो बाहर से आती है आंख में, वो सबसे पहले कहां से पास होके आती है? कॉर्निया से होके आती है। यानी कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जिसमें से लाइट आंख के अंदर एंटर होती है। तो वही बात हमें लिखनी है कि लाइट एंटर्स द आई थ्रू वन पार्ट कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं आइरिस। तो यहाँ पे हम ये जो पार्ट देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइरिस। ये वाला जो पार्ट है ये कुछ पर्दे जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं हम आइरिस। अब ये आइरिस क्या करता है? जो भी लाइट आ रही है आंख के अंदर, किसकी हेल्प से? कॉर्निया की हेल्प से, उसकी इंटेंसिटी या अमाउंट को वो कंट्रोल करता है। जैसे कि 100 लाइट आ रही है तो आइरिस डिसाइड करेगा कि 100 में से 50 लाइट मेरे पास करानी है या 90 लाइट अंदर पास करानी है। यानी आइरिस क्या करता है? एक पर्दे की तरह बिहेव करता है जो लाइट के अमाउंट को या इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। तो आइरिस क्या करता है? इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ द लाइट इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। नेक्स्ट ले लेते हैं प्यूपिल। प्यूपिल यानी क्या? ये जो हमारा लेंस है, ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्रिस्टलाइन लेंस का ये ओपनिंग जो है, जो भी ओपनिंग है क्रिस्टलाइन लेंस का, उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। यानी कि लेंस के अंदर लाइट कहां से एंटर होगी? प्यूपिल में से ओपन होगी। ऐसा भी बोल सकते हैं ये जो आइरिस है, ये आइरिस के बीच का जो गैप होता है उसे प्यूपिल बोलते हैं। या फिर क्रिस्टलाइन लेंस जो है हमारा, क्रिस्टलाइन लेंस जो है हमारा, उसका ओपनिंग जो होता है उसे प्यूपिल बोलते हैं। तो वही बात लिखी है कि इट इज द ओपनिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस थ्रू विच लाइट एंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्रिस्टलाइन लेंस होता क्या है? तो ये क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स कुछ शेप का होता है। कैसे शेप का होता है? कॉन्वेक्स शेप का होता है। और ये क्या करेगा? ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने, हम जो चीज देख रहे हैं, उसकी इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म करता है। इसको रेटिना बोलते हैं, इसको रेटिना बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन लेंस का यूज क्या है? वो क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा रेटिना पे। और कैसा इमेज बनाएगा? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो वही लिखा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। कहाँ पे? रेटिना पे। तो आई होप इतने पार्ट्स तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्रिस्टलाइन लेंस जो है रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। आगे बढ़ लेते हैं। अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो रेटिना है, ये जो रेटिना है, रेटिना यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है हमने, ऐसे करके रेज आई, ये रेटिना पे क्या बनाता है? इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा लेंस है, लेंस से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, इमेज यहाँ पे बन रहा है हमारा रेटिना पे। रेटिना पे ही इमेज बनना चाहिए, तभी जाके हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे। तो ये हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, वहां से रेटिना का तक का डिस्टेंस हम v बोल देंगे। इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है, इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस बोल दिया। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने क्या बोल दिया? u बोल दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्रिस्टलाइन लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। अब हमें पता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या कि हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और हमने अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो इसमें से एक रे ऐसे आई, ठीक है, बाद में ये ऐसे चली गई, और बाद में ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चली गई, तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया। ठीक है, यहाँ पे इसका इमेज बन गया। यानी कि ये क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तब इमेज डिस्टेंस v यहाँ पे आया। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूं, पास में ले जाऊं, तब क्या होगा? पास में ले जाऊं तब क्या होगा? ये रे यहाँ से निकली, ऐसे हो गई, ये यहाँ से गई, यानी अब इमेज कहाँ पे बनी? दूर बनी, यानी v चेंज हो गया। क्यों v चेंज हुआ? क्योंकि u चेंज हुआ। यानी अगर u चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा। आंख के केस में क्या होगा?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो चेंज होता रहेगा, लेकिन इमेज डिस्टेंस को हमें चेंज होने देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इमेज डिस्टेंस हमेशा इतना ही रहने वाला है, रेटिना पे ही इमेज फॉर्म होगी, भले ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता रहे। यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? 1/f = 1/v - 1/u। ये क्या है? हमारा लेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें क्या बोलता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करते हैं तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा, बट ऑब्वियस इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन इमेज डिस्टेंस को कैसा रखना है? हमें इमेज डिस्टेंस को फिक्स रखना है। क्यों फिक्स रखना है? क्योंकि रेटिना पे ही बनना चाहिए, ये डिस्टेंस फिक्स है हमारा। और अगर इमेज डिस्टेंस को फिक्स रखना है हमें, तो ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है उसका फोकल लेंथ जो है वो चेंज कराना पड़ेगा हमें। अगर फोकल लेंथ चेंज हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस फिक्स रहेगा, वरना नहीं रहेगा, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस को फिक्स रखने के लिए हम फोकल लेंथ क्रिस्टलाइन लेंस का चेंज कर रहे हैं। तो ये जो एबिलिटी होती है फोकल लेंथ चेंज कराने की क्रिस्टलाइन लेंस के पास, ये एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी क्या? कि इमेज डिस्टेंस को फिक्स रखने के लिए जो एबिलिटी होती है लेंस के पास अपना फोकल लेंथ चेंज कराने की, उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। इमेज डिस्टेंस फिक्स रखना है, इसलिए जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है वो अपना फोकल लेंथ चेंज करेगा, और वो उसके पास जो एबिलिटी है चेंज कराने की फोकल लेंथ खुद की, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो आई होप पावर ऑफ अकोमोडेशन समझ में आ गया होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभी हमने देखा कि ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या करता है? अपना फोकल लेंथ चेंज करता रहता है। उसके पास एबिलिटी है फोकल लेंथ चेंज कराने की, जिसे पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। तो आखिर ये अपना फोकल लेंथ चेंज कैसे करता है? तो उसके लिए वो हेल्प लेता है सिलेरी मसल्स का। किसकी हेल्प लेता है? सिलेरी मसल का। सिलेरी मसल क्या करके देता है? ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है उसका फोकल लेंथ चेंज करा के देता है। तो सिलेरी मसल हेल्प्स टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। अब कैसे चेंज कराएगा सिलेरी मसल? ये सिलेरी मसल दिख रहे हैं हमें, कहाँ पे बना है सिलेरी मसल? सिलेरी मसल्स, ये सिलेरी मसल्स, ये जो है पार्ट, ये जो पार्ट है जिससे लेंस को पकड़ा गया है, उसको बोलते हैं सिलेरी मसल। अब सिलेरी मसल कैसे चेंज कराएंगे? मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, आंख के बहुत पास में है, तो हम कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऐसे करके स्ट्रेन्ड आई से देखेंगे। यानी कि जब ऐसे हम देख रहे होते हैं तब ये सिलेरी मसल जो है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ये जो हमारा लेंस है वो मोटा हो जाता है, दब जाता है। मोटा होने के कारण उसका फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो घट जाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर डिस्टेंस, सिलेरी मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दब जाएंगे, जिससे करके हमारा लेंस मोटा हो जाएगा। मोटा हो गया यानी कि उसका फोकल लेंथ कम हो गया, जिसके कारण कम फोकल लेंथ हो गया। अब यहाँ पे हमें ये रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज दे देगा, ठीक है। तो वही लिखा है, एंड फॉर्म्ड ऑन द रेटिना कैसा इमेज? इन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट दूर कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट दूर कहाँ पे है? तो रेज आई। दूर कहाँ पे है? तो रेज आई। अब ये जो सिलेरी मसल क्या करेंगे? ये सिलेरी मसल एक्सपांड कर देंगे या फिर रिलैक्स हो जाएंगे। दूर की चीज हम देखते हैं तो रिलैक्स आई से देखते हैं, तो रिलैक्स हो जाएंगे यानी कि अब लेंस जो मोटा था वो ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा। पहले ऐसे हो चुका था लेंस पास में जब था तब ऑब्जेक्ट, अब रिलैक्स हो गए, ये हमारा सिलेरी मसल रिलैक्स हो गया तो पतला हो गया यानी उसका फोकल लेंथ बढ़ गया। तो अब वो जो इमेज है वो वापस से रेटिना पे बना देगा, कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फार डिस्टेंस, दूर जब ऑब्जेक्ट होगा तब सिलेरी मसल कैसे हो जाएंगे? एक्सपांड हो जाएंगे या रिलैक्स हो जाएंगे, जिसके कारण वो पतला हो जाएगा लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, जिसके कारण फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या करता है? अभी अभी हमने देखा कि रेटिना पे कैसा इमेज बनता है? इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये हमारा इमेज ऐसा था, उसका उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड इमेज बनता है। अब ये इन्वर्टेड इमेज का जो सिग्नल है वो रेटिना किसको देता है? ब्रेन को देता है। तो ब्रेन जो होता है वो ये इन्वर्टेड इमेज के सिग्नल को वापस से इन्वर्टेड समझ लेता है, यानी कि अब हमें जैसा ऑब्जेक्ट था सीधा ऐसा ही दिखता है। ये ऐसा ऑब्जेक्ट था, इन्वर्टेड इमेज बना, ऑप्टिकल नर्व ने क्या किया? इन्वर्टेड इमेज का सिग्नल ब्रेन को दिया, ब्रेन ने उसको वापस से इन्वर्टेड समझा, यानी ऑब्जेक्ट हमें सीधा दिखता है। तो वही बात लिखी है, दिस inverted image is sent via optical nerve, किसको? ब्रेन को, and brain will understand this as inverted, so erect image we can see। तो कैसा इमेज हमें दिखेगा? erect यानी सीधा इमेज हमें दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं।
अब यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने के। कौन से अभी अभी हमने देखा कि ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ चेंज करता रहता है। पास में होगा तो दब जाएगा, फोकल लेंथ कम कर देगा। कितना कम कर पाएगा, तो वो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक कम कर पाएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो ये सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, एक्सपांड हो जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, अपना फोकल लेंथ इंक्रीज कर देगा। कहां तक इंक्रीज कर सकता है, तो ये इंक्रीज कर सकता है इनफाइनाइट तक। यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन की लिमिट आ गई है। अब कौन सी लिमिट, 25 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो वही बात लिखी है, फोकल लेंथ कैन बी चेंज बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 25 एंड इनफाइनाइट, जिसमें 25 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल नियर पॉइंट बोलते हैं। नॉर्मल नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर। इससे अगर मैं आगे ले जाऊं बॉल पेन को तो उसके ऊपर जो हैंड राइटिंग है वो हमें समझ में आएंगे नहीं। तो 25 से और कम फोकल लेंथ हम नहीं कर पाएंगे। और ये जो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को बोलते हैं नॉर्मल फार पॉइंट, यानी दूर का पॉइंट हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है। अब ये जो हमारा ह्यूमन आई है उसके अंदर दो तरीके के लिक्विड्स होते हैं। पहला लिक्विड जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है, और दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर। अब ये एक्वस जो ह्यूमर होता है वो आंख के आगे के पार्ट में होता है, यानी कि वो क्रिस्टलाइन लेंस और ये जो हमारा रेटिना है, कॉर्निया है, उसके बीच में होता है। कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में होता है। ये कौन सा, हमारा एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और वो लिक्विड वाटर जैसा कुछ होता है। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है, लिक्विड वाटर जैसा कुछ होता है। और वो कहाँ पे होता है, फ्रंट पार्ट में, यानी हमारा ये क्रिस्टलाइन लेंस और कॉर्निया के बीच में। तो कहाँ होता है, बिटवीन क्रिस्टलाइन लेंस एंड कॉर्निया। और किस काम आता है, वो हमारी आंखों को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण देता है। उसी तरीके से विट्रस ह्यूमर कहाँ होता है, आंख के पीछे के हिस्से में होता है, यानी किन दोनों के बीच में होता है, क्रिस्टलाइन लेंस और ये जो हमारा रेटिना है उसके बीच में होता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है, ये जेल जैसा कुछ होता है। ये कैसा होता है, जेल जैसा कुछ सब्सटेंस होता है। और ये क्या करता है, हमारी आंख का जो शेप है वो मेंटेन रखता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल एंड प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहां तक लेके आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, किसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई में। आगे बढ़ लेते हैं, अब हम डिफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन आई में कौन कौन सी डिफेक्ट आती है। तो पहला डिफेक्ट का नाम रहता है मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस यानी क्या, कि जो पास का जो हमारा विजन है, पास की जो दृष्टि है हमारी, वो क्लियर है यानी नॉर्मल है, देख पाते हैं पास का, लेकिन फार विजन इज डिफेक्टिव, लेकिन दूर का हम नहीं देख पाते। पास का अच्छे से देख पाएंगे, लेकिन बोर्ड पे जो लिखा है दूर, वो हम देख नहीं पाएंगे। यानी हमें कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है। अब क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जो दूर है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं क्लियरली, पास का दिख रहा है, वहां से जो रे आ रही है वो उसकी जो इमेज है वो रेटिना के आगे बन रही है, ठीक है, या बिफोर रेटिना बन रही है। कहाँ पे बन रही है, बिफोर रेटिना बन रही है। इमेज अगर क्लियर देखनी है तो इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, ऑन रेटिना बननी चाहिए, ठीक है। इमेज तो आगे बन चुकी है, यानी हमें दूर की चीज अच्छे से दिखती नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा कि हमें इमेज अगर रेटिना पे बनानी है तो क्या करेंगे। तो ये जो रेज हमारे ऐसे रेज है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज करके आगे ले जाना पड़ेगा, डाइवर्ज करके आगे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। डाइवर्ज करके, ऐसे है तो डाइवर्ज यानी ये फैलना, डाइवर्ज करके आगे ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक डाइवर्जिंग लेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से लेंस का यूज करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस का यूज करना पड़ेगा। कौन सा होता है डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो हम क्या करेंगे, चश्मे पहनेंगे जिसमें कौन सा लेंस लगा लेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस लगा लेंगे। और कॉनकेव लेंस का पावर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की, वो कैसी होती है, माइनस होती है। पावर क्या होता है, पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर ऑफ लेंस भी नेगेटिव आ जाएगा। यानी मायोपिया के लिए करेक्टिव लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस, और पावर कैसा है, नेगेटिव है, जिससे करके हम दूर की चीज भी अच्छे से देख पाएंगे। नेक्स्ट डिफेक्ट आती है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम
फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। फार साइटेडनेस यानी कि फार का अच्छे से दिखता है, फार विजन कैसा है, नॉर्मल है, लेकिन पास का हमें दिखता नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनको नजदीक का दिखता नहीं, नजदीक का अच्छे से दिखता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब ऑब्जेक्ट पास में होता है तब जो भी इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है, यहाँ पे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, आफ्टर रेटिना बनती है, रेटिना पे बननी चाहिए, ठीक है। तो रेटिना पे बनाना पड़ेगा हमें, क्यों? तभी क्लियर बनेगा। तो रेटिना पे बनाने के लिए हमें यहाँ पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो रे आगे जा रही है उसको कन्वर्ज करना पड़ेगा, कन्वर्ज यानी पास में लाना पड़ेगा, ठीक है। पास में जब लाएंगे तभी तो यहाँ पे बनेगा इमेज। तो पास में लाने के लिए कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो करेक्टिव लेंस कौन सा हो गया? रेटिना पे इमेज बनाने के लिए कन्वर्ज कराना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस का यूज करना पड़ेगा, यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस का पावर होता है पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव। इसके पे से फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव। तो हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा करेक्टिव लेंस हो गया? हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जिसका पावर कैसा? पॉजिटिव। क्यों? फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसलिए, ठीक है। अब लास्ट एक डिफेक्ट है जो कि है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? उसमें मायोपिया में क्या होता था? हमें दूर का नहीं दिखता था, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया था? कॉनकेव लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था? हमें पास का नहीं दिखता था, तो हमने क्या किया था? कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया था। ये जो प्रेस बायोपिया है उसमें पास का भी नहीं दिखेगा, दूर का भी नहीं दिखेगा। नियर एंड फार विजन बोथ आर डिफेक्टेड, ठीक है। नियर एंड फार विजन बोथ आर डिफेक्टेड। अच्छा, फार विजन डिफेक्टेड है, फार विजन डिफेक्टेड है तो उसके लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज कर लेंगे। तो फार विजन डिफेक्टिव है तो हम कॉनकेव लेंस का यूज कर लेंगे फार के लिए, ठीक है। नियर विजन डिफेक्टेड है, नियर विजन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेंगे। यानी करेक्टिव लेंस कौन से होंगे? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों होंगे, दोनों यानी बाई फोकल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपने देखा हो घर पे तो ऐसे चश्मे शायद से दादाजी पहनते होंगे जिसमें यहां से ऐसे करके कुछ होता होगा। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स क्या करेगा? पास की चीज बताएगा। और ऊपर का क्या हो गया? कॉनकेव। केव क्या बताएगा? दूर की चीज बताएगा। या फिर ऐसे भी आपने शायद से देखे होंगे चश्मे जिसमें ऐसे करके एक लाइन होती है, ठीक है, लाइन होती है। यहाँ पे मोटा सा लेंस दिखता है हमको, कॉन्वेक्स लेंस होता है जो पास की चीज हमें दिखाई देता है अच्छे से। तो बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे और उसका पावर कैसा होगा? पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। क्यों? हम लोग कॉन्वेक्स का भी यूज कर रहे हैं, कॉनकेव का भी यूज कर रहे हैं, तो पावर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, ठीक है। तो ये हो गई सारी बातें डिफेक्ट के बारे में। ये पूरा पोर्शन था ह्यूमन आई का जो खत्म हो चुका है। अब हम चलते जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे जो कि है वंडरफुल वर्ल्ड, जिसके अंदर बहुत सारी फिनोमिना आती है। कोई भी फिनोमिना पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पहली फिनोमिना हम ले लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसे TIR के नाम से भी जाना जाता है। अब ये फिनोमिना जो है वो हम ये जो चार डायग्राम बना के रखे हैं उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने वाटर लिया है और ऊपर एयर लिया है। वाटर में से हमने एक रे ऑफ लाइट डाली। ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहती थी लेकिन क्या कर गई? बेंड कर गई, अवे ऑफ द नॉर्मल। क्यों अवे ऑफ द नॉर्मल? क्योंकि एयर कैसा है? एयर रेरर मीडियम है और वाटर कैसा है? वाटर डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब भी डेंसर से रेरर जाते हैं तो बेंड अवे ऑफ द नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे ये हो गया नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाते हैं तो रे ऑफ लाइट और बेंड होगी। यानी पहले इतना रिफ्रैक्शन था, अब इतना रिफ्रैक्शन आ गया, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने बढ़ाया। और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं हम, और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं तो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब ये रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तो वो फिनोमिना को ग्रेजिंग की फिनोमिना बोलते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग यानी क्या? कि जब रिफ्रैक्टेड रे, जो बैंड होती है रे, रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस को छू के निकल जाए, इंटरफेस को छू के निकल जाए, उसे ग्रेजिंग बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो ये फिनोमिना को हम ग्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए,
या फिर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसपे ग्रेजिंग फिनोमिना हो जाए, r बराबर 90 यानी ग्रेजिंग हुआ ना, तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को c यानी क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। कब? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90, तो वो फिनोमिना को ग्रेजिंग बोलेंगे, लेकिन ग्रेजिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे हुआ उसे क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, और हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा, यानी ऐसे हो जाएगा। अब तो ठीक है, जैसे कि यहां से हम चले, एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना, रिफ्रैक्शन बढ़ा, और बढ़ाया और रिफ्रैक्शन बढ़ा, और बढ़ाया और रिफ्रैक्शन बढ़ा, और इंसिडेंट बढ़ाया, रिफ्रैक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये अपने इंटरफेस से, ये इंटरफेस है, दो मीडियम को सेपरेट जो करता है, वो अपने इंटरफेस पे बाउंस बैक कर गया, ठीक है। यानी कि यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हुआ? जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इसके क्रिटिकल एंगल मान के चलते हैं कि 70 डिग्री पे R90 हुआ, ग्रेजिंग हुआ, 70 क्या हो गया, ग्रेजिंग हुआ, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हुआ, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बन गया, क्रिटिकल एंगल बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 80 किया, 80 एंगल ऑफ इंसिडेंट 80 किया, 80 तो 70 से तो बड़ा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से बढ़ा दिया और बढ़ाया, तो ये जो इंटरफेस है उस पे से बाउंस बैक कर गई लाइट, और ये फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कौन सी, इंपॉर्टेंट कंडीशन, रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में ट्रैवल करती होनी चाहिए, नंबर 1। तो यहाँ पे वही लिखा है, रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, रेयर टू डेंसर जानी, डेंसर टू रेयर जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कौन सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पहली कौन सी, डेंसर से रेयर में जा तू, और दूसरी कौन सी, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, तब क्या होगा, तब रे ऑफ लाइट बाउंस बैक कर जाएगी, तब रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। कहां पे, इंटरफेस पे बाउंस बैक कर जाएगी, इंटरफेस पे बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये जो फिनोमिना होती है उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो आई होप TIR भी क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट फिनोमेना के और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी क्या, कि हमें पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सारे हमने छोटे छोटे यानी टाइनी पार्टिकल्स हमने बना दिए, टाइनी पार्टिकल्स बना दिए। जब रे ऑफ लाइट ये टाइनी पार्टिकल पे से पास होती है तब क्या होगा, तब सारी रे ऑफ लाइट स्प्रेड हो जाएगी, ऐसे स्प्रेड हो जाएगी। जब भी रे ऑफ लाइट टाइनी पार्टिकल पे से पास होगी तो वो स्प्रेड हो जाएगी और एक लाइट का एक बीम बना देगी, लाइट का एक बीम बना देगी। तो ये फिनोमिना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो वही बात लिखी है यहाँ पे डेफिनेशन में, व्हेन इन द पाथ ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स लाइट कम्स इट स्प्रेड, वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। किससे स्प्रेड हुआ, टाइनी पार्टिकल से स्प्रेड हुआ। सो द फिनोमिना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण एक बीम ऑफ लाइट बनती है, जिसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लिखने पड़ेंगे। तो पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने क्या लिखा है कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स इनसाइड द डार्क स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, देन बीम ऑफ लाइट इज विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड ड्यू टू अ टाइनी पार्टिकल ऑफ द स्मोक। यानी क्या कि हमारे पास एक रूम है जिसमें बहुत सारा अंधेरा है, ठीक है, लाइट है नहीं अंदर, और उसके अंदर हमने बहुत सारा धुआं करके रखा है। अब वो डार्क स्मोक फिल्ड रूम के अंदर अगर हम छोटे होल से अगर लाइट को भेजते हैं तो क्या होगा, एक बीम दिखेगा लाइट का अंदर रूम के अंदर। क्यों, क्योंकि रूम के अंदर क्या है, स्मोक के टाइनी पार्टिकल्स है। वो स्मोक के टाइनी पार्टिकल क्या करेंगे, लाइट को स्प्रेड कर देंगे और एक बीम बना देंगे, जिसे क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लिख पाएंगे, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट एंटर्स थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी यानी क्या, टॉप, जो पेड़ पौधे का टॉप होता है, घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल, टॉप में से जब रे ऑफ लाइट एंटर होती है तब क्या होगा, तब भी बीम मिलेगा हमें, तब भी हमें बीम मिलेगा। क्यों बीम मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा लाइट विजिबल टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। क्यों बीम मिलेगा, क्योंकि जो कैनोपी होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसके आसपास क्या होता है, मॉइस्चर होता है, या फिर बोल लो वाटर ड्रॉप होता है, या फिर मिस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल होते हैं। उसमें से लाइट क्या करेगी, स्प्रेड हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, जिसके कारण वो क्या बनाएगा, बीम ऑफ लाइट बनाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी है सेकंड एग्जाम्पल में, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट फिनोमिना पे, जिसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी क्या, तो एक चीज याद रखना कि व्हाइट लाइट जो होती है वो उसके 7 कलर से बनी होती है। कौन से 7 कलर होते हैं उसमें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
ये 7 कलर से व्हाइट लाइट बनती है। तो जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास हो या फिर वाटर के ड्रॉप में से पास हो, तब व्हाइट लाइट जो है अपने 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना होती है व्हाइट लाइट की 7 कलर में डिवाइड होने की, उसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब वो प्रिज्म या वाटर ड्रॉप में से पास हो। तो वही बात लिखी है, व्हाइट लाइट इज मेड अप विथ 7 डिफरेंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू सम मटेरियल्स लाइक प्रिज्म एंड वाटर ड्रॉप, देन व्हाइट लाइट इज स्प्लिटेड इनटू इट्स 7 कलर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने होंगे। कौन से? कि जब डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, जब व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, तब सबसे टॉप पे हमें रेड कलर मिलता है। ठीक है, सबसे टॉप पे रेड कलर मिलता है। क्यों दूसरा कलर नहीं मिलता? तो रेड कलर इसलिए मिलता है क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ कैसा होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण उसका बेंडिंग कैसा होगा? सबसे कम होगा, यानी ये कम बेंड होगी। ठीक है, यानी कि बेंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, इसलिए रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो बेंडिंग कम होगा। वायलेट कलर सबसे नीचे मिलता है। क्यों? क्योंकि वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है। ठीक है, वायलेट कलर का वेवलेंथ कैसा होता है? कम होता है। अगर वेवलेंथ कम है तो बेंडिंग ज्यादा है, वेवलेंथ कम है तो बेंडिंग एकदम ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ऐसे जा रहे हैं, तो वेवलेंथ कैसा करता जा रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ होगा उसका बेंडिंग कम होगा, सबसे कम जिसका वेवलेंथ होगा उसका बेंडिंग ज्यादा होगा। तो यही 2 पॉइंट यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखे हैं, याद रख लेना। बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आगे बढ़ लेते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है? न्यूटन्स डबल प्रिज्म। अब न्यूटन्स डबल प्रिज्म यानी क्या? तो न्यूटन्स डबल प्रिज्म जो है उसमें व्हाइट लाइट जो होती है वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है 2 इन्वर्टेड प्रिज्म की हेल्प से। इन्वर्टेड यानी क्या? एक ऐसे रखा तो दूसरा उल्टा रख दिया। ठीक है, एक ऐसे रखा तो दूसरा उल्टा रख दिया। तो जब व्हाइट लाइट वापस से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होती है 2 इन्वर्टेड प्रिज्म की हेल्प से, तो उसको बोलते हैं न्यूटन्स डबल प्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट प्रिज्म में क्या होगा? डिस्पर्जन होगा, यानी 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। ये 7 कलर कहाँ जाएंगे? दूसरे इन्वर्टेड उल्टे प्रिज्म में जाएंगे। ये 7 कलर दूसरे प्रिज्म में क्या हो जाएंगे? रिकंबाइंड हो जाएंगे, यानी वापस से मिक्स हो जाएंगे और क्या दे देंगे? व्हाइट कलर दे देंगे। ठीक है, तो वही बात बोर्ड पे लिखी है। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग व्हाइट लाइट इनटू द व्हाइट लाइट बाय यूजिंग 2 इन्वर्टेड प्रिज्म इज कॉल्ड एज न्यूटन्स डबल प्रिज्म। कैसे होगा ये? तो फर्स्ट प्रिज्म में क्या होगा? डिस्पर्जन होगा, और सेकंड प्रिज्म में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। आई होप न्यूटन्स डबल प्रिज्म भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ लेते हैं कि प्रिज्म के अंदर कुछ टर्म्स आती है जो समझनी जरूरी है। तो वही लिखा है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन प्रिज्म। तो पहली टर्म कौन सी होती है? तो पहला होता है ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि 2 साइड के बीच का एंगल, उसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। यहां से हमने एक रे ली PQ, हमने एक रे ली PQ, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। PQ को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहां से हमने क्या पास किया? यहां से हमने एक नॉर्मल लाइन बना दी। तो नॉर्मल के साथ ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन प्रिज्म में एंटर हुई, डेंसर में हुई, तो क्या करेगी? ये नॉर्मल है हमारा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे जाएगी। तो ये हमारी रे कौन सी हो गई? QR रिफ्रैक्टेड रे हो गई। QR क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, और नॉर्मल के साथ एंगल R यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, बाद में ये रे यहाँ पे आई, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल बना दिया। ये रे जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन रेरर मीडियम में एंटर हो रही है, एयर में जा रही है, तो क्या कर जाएगी? बेंड अवे ऑफ द नॉर्मल, यानी ऐसे चली गई। ठीक है, तो RS रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। एक नई रे बनी जिसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो RS को क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे, एक नई रे बनी। और नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा इसका इमर्जेंट रे का, उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल देंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस या एंगल ऑफ इमर्जेंट बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ये टर्म का यूज किया है डेल्टा। डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है वो समझ लेते हैं कि ये जो हमारा रे है वो ऐसे जाना चाहता था, ये पाथ पे जाना चाहता था, लेकिन इतना एंगल डेविएट हो गया। तो जितना एंगल डेविएट हुआ हमारा इंसिडेंट रे, उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोल देंगे। ठीक है, एज फॉर इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखे? तो हम बोलेंगे कि इट इज द एंगल बिटवीन ये जो इंसिडेंट रे है प्रोड्यूसेस फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे, RS क्या है? इमर्जेंट रे प्रोड्यूसेस बैकवर्ड, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। वापस एक बार, ये जो हमारा इंसिडेंट रे है प्रोड्यूसेस फॉरवर्ड यानी आगे ले जाएंगे, और ये हमारा इमर्जेंट रे है प्रोड्यूसेस बैकवर्ड, पीछे ले जाएंगे, तो ये 2 के बीच का एंगल जो होगा उसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। तो वही लिखा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूसेस फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूसेस बैकवर्ड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ
डेविएशन। अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है। पहली चीज कौन सी? एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म हम बढ़ाएंगे तो बेंडिंग यानी एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमने ऐसा मटेरियल लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा, यानी एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा। वाटर लिया, वाटर कितना है? 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, और ग्लास का कितना है? 1.5। ठीक है, तो डेल्टा किसका ज्यादा होगा? डेल्टा ग्लास का ज्यादा होगा। क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है, वाटर का डेल्टा कम होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम है। और आखिर में याद रख लेना, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। यानी क्या कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है, यानी रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका डेविएशन यानी बेंडिंग कम होगा। वही तो देखा हमने। वायलेट कलर का वेवलेंथ कैसा है? कम है। वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है तो डेविएशन कैसा होगा? ज्यादा होगा, यानी ज्यादा बेंड करेगा तभी जाकर तो बॉटम पे मिलेगा हमें। ठीक है, सो आई होप ये बात सारी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना पे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कुछ डायग्राम बना के आना है हमें। उसके लिए दो कंडीशंस आती है, दो रीजंस आते हैं क्यों रेनबो बनता है। पहला रीजन होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट और दूसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको लिखेंगे कैसे? तो बोर्ड पे सारी बातें लिखी हुई है, ऐसे ही हमें लिखनी है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सन में से क्या आती है। हमें पता है व्हाइट लाइट आती है। व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर से बनी होती है। जब भी व्हाइट लाइट पानी की बूंद या फिर प्रिज्म में से पास होती है तो अपने वो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है। यानी कि यहाँ पे पानी की बूंद है, व्हाइट लाइट पानी की बूंद में एंटर हुई, 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो गई। ठीक है, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां से लाइट बाहर जाना चाहती है। पानी की बूंद वाटर है, नहीं डेंसर है, और लाइट कहाँ जाने चाहती है? रेयर में यानी एयर में जाना चाहती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाना चाहती है। और दूसरा कंडीशन क्या था? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल सारे रे के लिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसा होगा? क्रिटिकल से ज्यादा होगा। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। कौन सी? पहली तो डेंसर से रेयर जाना चाहती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है क्रिटिकल से बड़ा है, तो लाइट आगे नहीं जाएगी, लेकिन ये जो इंटरफेस है इस पे बाउंस बैक कर जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और बाद में बाउंस बैक करके हमारी आंखों में ये 7 अलग अलग कलर दिखाई देंगे। तो यही सारी बात बोर्ड पे लिखी है, यही सारी बात लिख के आनी है जो पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी एक चीज, रेनबो फॉर्मेशन की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी हमें लिखनी है। इंपॉर्टेंट कंडीशन भी हमें लिखनी है। कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख के आनी है एग्जाम में? कि हमेशा जो सन होगा वो इंसान के पीछे होना चाहिए। ठीक है, सन मस्ट बी बिहाइंड द पर्सन फॉर क्लियर रेनबो फॉर्मेशन। हमारी आंख इधर होनी चाहिए, सन पीछे होना चाहिए। अगर हमने यहां से देखने की कोशिश करी तो रेनबो को, यहां से देखने की कोशिश करी तो रेनबो को, तो क्या रेनबो दिखेगा? हम बोलेंगे हाँ दिखेगा, रेनबो तो दिखेगा, लेकिन सन की लाइट सीधी आंख में आएगी। सीधी आंख में आएगी तो बहुत ज्यादा सन की लाइट का इंटेंसिटी होगा, तो ये 7 कलर डल पड़ जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे, तो दिखेगा नहीं रेनबो एकदम क्लियरली। ठीक है, तो रेनबो फॉर्मेशन की ये कंडीशन याद रख लेना। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाई एनी हेवनली बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड। यानी कि हेवनली बॉडी यानी क्या? हेवनली बॉडी यानी क्या कि जो आसमान में जो बॉडी है, अंतरिक्ष में जो बॉडी है, जैसे कि हो गए स्टार हो गए, प्लैनेट हो गए, सन हो गया। ठीक है, ये सारी जो हेवनली बॉडी है, हवा में जो बॉडी है, एटमॉस्फेयर में जो बॉडी है, वो थोड़ी सी ऊपर क्यों दिखती है हमें? एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने स्टार बनाया है, एक तारा बनाया है। तारा, ये जो तारा है वो उसको बोल देंगे एक्चुअल पोजीशन है तारे का, वो एक्चुअल पोजीशन है तारे का। लेकिन जब तारे को हम देखेंगे तो वो स्लाइटली रेज दिखेगा, यानी थोड़ा सा हमें ऊपर दिखेगा। ऐसा क्यों? उसका रीजन लिखना है। तो उसका रीजन क्या है? जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन इज द रीजन। तो रीजन यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब समझ लेते हैं कैसे। ठीक है, तो अर्थ जो होता है वो अपने एटमॉस्फेयर से सराउंड होता है। ठीक है, और उसके एटमॉस्फेयर में 2 लेयर आती है। पहली लेयर को हम रेरर लेयर बोलते हैं, रेरर मीडियम बोलते हैं, जो अर्थ से दूर होती है, जिसके अंदर हॉट एयर होते हैं। हॉट एयर हमेशा ऊपर जाते हैं, तो अर्थ के दूर जो लेयर होती है, फार डिस्टेंस पे होती है, उसे हम रेरर मीडियम, रेरर लेयर बोलते हैं, जिसमें हॉट एयर होती है। और अर्थ के पास जो लेयर होती है उसमें क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण उसे हम डेंसर लेयर बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है, अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर इन विच 2 लेयर्स आर देयर, रेरर लेयर इज प्रेजेंट एट द दूर होता है, फार डिस्टेंस, कंटेन्स हॉट एयर, एंड डेंसर layer is present near to the earth contains dust particle। डेंसर पास में, रेरर दूर।
ठीक है। अब क्या होगा, हम तारे को देख रहे हैं तो तारे में से रे ऐसे आएगी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। ठीक है, लाइट कहां से कहां जा रही है, रेरर से डेंसर में जा रही है। यहाँ पे नॉर्मल बना दिया हमने, अब रेरर से डेंसर जाएगी, यानी लाइट ऐसे जाना चाहती थी, सीधा जाना चाहती थी, ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन डेंसर में जाने के कारण ये बैंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। ठीक है, अब हमको तो क्या लगेगा, हमको ऐसा थोड़ी लगेगा कि लाइट ऐसे करके बैंड होके हमारी आंख में ऐसे आ रही है, नहीं, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो हमें लगेगा ये लाइट जो है वो तो ऐसे करके ऐसे यहाँ कहां से आ रही है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें लगेगा लाइट तो यहां से आ रही है, बैंड होके थोड़ी आ रही है, हमें लगेगा लाइट स्ट्रेट लाइन से आ रही है। यानी कि हमें ये जो तारा है उसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी हमें। ठीक है, यानी ऐसा लगेगा कि तारा यहाँ पे है, यानी हेवनली बॉडी स्लाइटली रेज्ड हमें दिखेगी। क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। वही बात लिखी है, एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, ये हो गया इंटरफेस दो मीडियम का। क्या होगा, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट्स व्हाई हेवनली बॉडी स्लाइटली अपीयर रेज्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 2 मिनट्स अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिले सनसेट। यानी क्या कि 2 मिनट पहले ही हमें सूर्योदय से पहले ही सूरज दिख जाता है, और सूर्यास्त होने के बाद, सूर्यास्त यानी सूरज डूब चुका है, डूबने के बाद भी 2 मिनट तक हमें दिखता रहता है। इसका क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 2 मिनट्स अर्ली सनराइज, यानी हुआ नहीं है फिर भी दिख चुका है 2 मिनट पहले, एंड डिले सनसेट, 2 मिनट्स डिले सनसेट, यानी सनसेट हो चुका है फिर भी हमें सन दिख रहा है, यानी डिले हो गया सनसेट तो 2 मिनट। शायद से समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, समझ लेते हैं अच्छे से। हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो बना के रखते हैं। ये हम खड़े हैं यहाँ, ये हमारा क्या हो गया, होरिजोन। होरिजोन यानी क्या कि इसके नीचे हम नहीं देख पाएंगे, ये होरिजोन, इसके नीचे हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसके नीचे हम नहीं देख पाएंगे। सनराइज कहां से होता है, ईस्ट में से होता है, तो मान के चलते हैं सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे, यानी होरिजन के जस्ट बिलो है, होरिजन के जस्ट बिलो है, नीचे है, हमें तो दिखेगा नहीं नीचे है सन। लेकिन अभी अभी हमने देखा एनी हेवनली बॉडी स्लाइटली रेज्ड, कोई भी अंतरिक्ष की जो बॉडी है वो स्लाइटली कैसे दिखेगी, रेज्ड। क्यों? रिफ्रैक्शन के कारण, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण, तो ये स्लाइटली रेज्ड दिखेगी। यानी अभी तक सन राइज हुआ नहीं है, फिर भी अभी भी सन बिलो है, कहां पे, हॉरिजॉन के नीचे है, फिर भी हमें ऊपर दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि एनी हेवनली बॉडी स्लाइटली रेज्ड, क्यों? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो 2 मिनट पहले अर्ली हमें दिख जाएगा, ये यहाँ पे अपरेंट पोजिशन दिख जाएगा हमें, ये एक्चुअल था, लेकिन थोड़ा तारा ऊपर दिखता है तो सन भी ऊपर दिख जाएगा, 2 मिनट पहले दिख जाएगा हमें सन। ठीक है, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड व्हाट 2 मिनट्स अर्ली सनराइज। अर्ली सनसेट, डिले इन सनसेट क्यों? डिले इन सनसेट क्यों? क्योंकि मान के चलते हैं यहां से सूरज आता हुआ सीधा यहाँ पे वेस्ट में डूब गया, यानी हॉरिजॉन के नीचे चला गया, हमें तो सन दिख नहीं रहा है, हमारे तो सनसेट हो गया, सन डूब चुका है हमारे लिए। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा एनी हेवनली बॉडी स्लाइटली रेज्ड, ऊपर दिखता है, यानी कि इसका एक्चुअल में हमें इमेज इधर दिख रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अपरेंटली ये अभी भी यहाँ पे दिख रहा है, क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। यानी सूरज डूब गया है फिर भी 2 मिनट तक डिले हो गया सनसेट, तो भी हमें सन अभी तक दिख रहा है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो यही सारी बातें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है, एक लाइन में आंसर लिखा है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एनी हेवनली बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। आगे बढ़ लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, व्हाई स्टार ट्विंकल्स एंड प्लैनेट कैन नॉट, यानी तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं, यानी कभी लाइट आती है कभी नहीं आती, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती है। लेकिन प्लैनेट जो होते हैं वो तो टिमटिमाते नहीं है, वो तो कंटिन्यूसली दिखते हैं। जैसे कि मून है तो कंटिन्यूस ब्राइटनेस दिखता है, लेकिन तारे कैसे लगते हैं, टिमटिमाते, यानी कभी लाइट आई कभी गई, लाइट आई गई कभी। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, वो साइज में बहुत बड़े होते हैं लेकिन बहुत ही दूर होते हैं, इसलिए छोटे दिखते हैं। ठीक है, तारे बहुत ही बड़े होते हैं लेकिन दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए छोटे दिखते हैं। यानी तारे जो होते हैं वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ, दूर कोई भी चीज होगी तो पॉइंट दिखेगी, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट में से हमेशा सिंगल रे आती है, तो तारे में से हम बोल देंगे सिंगल रे आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब तारा एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल बनाया तो क्या होगा, ये हमारा क्या था, ये बाहर का रेरर, स्पेस तो पतली हवा है रेरर, और अंदर क्या है, डेंसर है। तो रेरर से डेंसर में जाएगा तो बैंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल होगा, यानी ऐसे बैंड हो जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे बैंड हो गया, मान लिया ऐसे बैंड हो गया। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर का सर्कुलेशन होता रहता है लगातार, यानी डस्ट पार्टिकल का सर्कुलेशन होता रहता है, डस्ट पार्टिकल का सर्कुलेशन होता रहता है, जिसके कारण ये जो एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है।
यानी अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है तो बेंडिंग भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। क्या बोला हमने, जब ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें सिंगल रे आई इंटरफेस पे टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बैंड हो गई, एक ही लाइट ऐसे बैंड हो गई। अब अर्थ के अंदर क्या होता है, एयर का सर्कुलेशन होता है, डस्ट पार्टिकल का सर्कुलेशन होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसका मतलब ये जो बेंडिंग होता है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी क्या कि अगर मान के चलते हैं हमारी आंख ये सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, हमारी आंख यहाँ पर है, तो रे ऑफ लाइट हमें दिखी यानी तारा दिखा, लेकिन कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का चेंज हो रहा है तो उसका बेंडिंग भी चेंज हो रहा है। अब बेंडिंग ऐसे हो गया तो तारा दिखा नहीं, फिर बेंडिंग ऐसे हो तो तारा दिख गया, फिर बेंडिंग ऐसे हो गया तो तारा दिखा नहीं। यानी कोई बार रे ऑफ लाइट आंख में आती है और कोई बार निकल जाती है, कोई बार आती है कोई बार निकल जाती है, क्योंकि बेंडिंग चेंज होता रहता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का चेंज होता रहता है, क्योंकि एयर का सर्कुलेशन रहता है, इसलिए। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो एक लाइन में आंसर लिखा है मैंने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कंटिन्यूसली चेंजिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंडिंग इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो यही बात सारी बोर्ड पे लिखी है जो हमने अभी अभी करी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट रीजन के पास। नेक्स्ट रीजन क्या है हमारा, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, जो आसमान है वो ब्लू कलर के क्यों होते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, सिंपल सा रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रीजन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी क्या कि जब लाइट के पाथ में टाइनी पार्टिकल्स आएंगे तब वो स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, तब वो स्प्रेड हो जाएंगे। अब सन में से क्या आता है हमेशा, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट आई सन में से, एटमॉस्फेयर में एंटर करी, एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल होंगे, हम बोलेंगे होंगे। कौन से टाइनी पार्टिकल होंगे, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, डस्ट के टाइनी टाइनी पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में आते ही व्हाइट लाइट क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट का स्कैटरिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टाइनी पार्टिकल आ जाएंगे। और कौन सी लाइट का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, सबसे पहले होगा, तो जिसका वेवलेंथ कम है उसका। ठीक है, 7 कलर की लाइट होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ हमने देखा कैसा, इसका सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, आर का सबसे ज्यादा। तो स्कैटरिंग कौन से कलर की लाइट का सबसे पहले होगा, सब जिसका वेवलेंथ कम होगा, तो वायलेट का कम है, तो जैसे लाइट व्हाइट लाइट आई तो वायलेट कलर स्कैटर हो गया, फैल गया। ठीक है, बाद में आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े तो इंडिगो कलर स्कैटर हो गया, बाद में और आगे बढ़े ब्लू कलर स्कैटर हो गया, बाद में और आगे बढ़े ग्रीन कलर स्कैटर हो गया। बस ये 4 जो हमारी कलर की लाइट है उसका स्कैटरिंग हो गया, यानी वो पूरा एटमॉस्फेयर में फैल गया और ये चारों कलर का मिक्सचर जो है ब्लूइश कलर का बन गया, इसलिए आसमान कैसा लगता है, ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, और ये जो हाई वेवलेंथ की लाइट है, ऑरेंज येलो रेड, वो सीधी जमीन पे आएगी, यहाँ पे हमें दिखेगी, यानी सन हमें दिखेगा। कैसे कलर का दिखेगा, ये 3 शेड का कॉम्बिनेशन, ये 3 शेड का कॉम्बिनेशन, ये कुछ येलोइश ऑरेंज दिखेगा। कैसा दिखेगा, येलोइश ऑरेंज दिखेगा। यानी जब दोपहर के 12 बजे जब सन सिर पे होता है, सन टॉप पे होता है, तब ये सारी कलर की लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, जिससे करके आसमान ब्लू दिखता है। और बची कौन सी, ऑरेंज येलो रेड लाइट आंख में आती है तो सन हमें कैसा लगता है, ऑरेंजिश येलो दिखता है नून में। ठीक है, दोपहर में 12 बजे। तो यही रीजन यहाँ पे सारा लिखा है। सो आई होप आप लोग नोट डाउन कर लोगे पीडीएफ में से। अब आखिरी रीजन देख लेते हैं हम, व्हाई डज सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट में सन जो है वो रेडिश क्यों दिखता है। अभी अभी हमने देखा कि नून जब होता है, नून यानी क्या, 12 बजे टॉप पे होता है सन, तब क्या होता है, तब ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन सारी स्कैटर हो जाती है। और ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन टाइनी टाइनी पार्टिकल से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और डस्ट पार्टिकल से स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, तो ब्लूइश दिखता है आसमान। तो और कौन सी लाइट आती है आंख में, ऑरेंज येलो रेड आंख में आती है। तो सन हमें कैसा दिखेगा, नून के टाइम पे येलोइश ऑरेंज। ठीक है, येलोइश ऑरेंज दिखेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, रेडिश दिखता है कब, सनराइज और सनसेट पे। ये राइज का केस है और ये सेट का केस है। ठीक है, तो तब हमें क्यों येलोइश ऑरेंज नहीं दिखता, तब रेडिश क्यों दिखता है। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि तब सनराइज के केस में इतना डिस्टेंस लाइट को ट्रैवल कराना पड़ेगा और सनसेट के केस में भी लाइट को इतना डिस्टेंस ट्रैवल कराना पड़ेगा। ठीक है, जब नून में क्या होगा, इतना डिस्टेंस होगा, यानी डिस्टेंस कम होगा तो स्कैटरिंग कम होगा, यानी स्कैटरिंग इतने ही कलर का हो पाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। ठीक है, और यहाँ पे सेट पे और राइज पे डिस्टेंस इतना बढ़ चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो अब ऑरेंज और येलो भी स्कैटर होंगे।
और सिर्फ रेड ही आंख में आएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। डिस्टेंस बढ़ने पर, यहाँ पे डिस्टेंस कम था तो ये 1 2 3 4 ही कलर स्कैटर हो पाए। अब डिस्टेंस बढ़ चुका है तो 5 6 कलर स्कैटर हो जाएंगे। जैसे कि आगे बढ़ा, कम वेवलेंथ का गया वायलेट, और कम ज्यादा इंडिगो गया, और ज्यादा ब्लू गया, और ज्यादा ग्रीन, और ज्यादा ऑरेंज, और ज्यादा येलो तक पहुंच गए तो रेड कलर का लाइट आंख में आएगा, जिसके कारण सन हमें कैसा दिखेगा, रेडिश दिखेगा। कब? सनराइज पे और सनसेट पे। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन का डिस्टेंस बढ़ चुका है। नून में हॉरिजॉन का डिस्टेंस कम था तो स्कैटरिंग कम था, सनसेट और सनराइज में हॉरिजॉन का डिस्टेंस बढ़ गया तो स्कैटरिंग बढ़ गया, तो खाली लाइट, रेड कलर की लाइट ही बिना स्कैटर हुए आंख में चली गई तो रेडिश दिखा हमें। ठीक है, तो यही बात सारी बोर्ड पे लिखी है। इसका सिंपल सा रीजन अगर लिखना है एक लाइन में तो हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये चैप्टर होता है समाप्त। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।